साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह एक मेक आईएएस फाउंडेशन है या संस्था है, इनके द्वारा यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज निकाली गई है, जिसमें 10 मॉक टेस्ट जो है वो दिए गए हैं। इसमें से पहले मॉक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका विस्तार पूर्व पश्चिम की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण अधिक है। बिल्कुल सही है, पूर्व पश्चिम की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण जो है इसका विस्तार अधिक है। दूसरा, भारत का क्षेत्रफल ब्राजील से अधिक है। ये कथन आपका गलत है। तो पहला वाला आपका सही है, दूसरा वाला गलत है। इस प्रकार से केवल ए ऑप्शन आपका सही होता है। देखिए, उत्तर से यदि दक्षिण देखेंगे तो इसका विस्तार जो है 3200 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व जो इसका विस्तार है वो 2900 किलोमीटर है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से आप देखें तो उत्तर से जो दक्षिण विस्तार है वो अधिक है। वहीं भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, 7वें नंबर पे आता है, जबकि ब्राज़ील जो है वो विश्व का आपका 5वां सबसे बड़ा देश है। 6वें पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पे भारत आता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश है। बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में रेल परिवहन का प्रारंभ 1857 की क्रांति के बाद होता है। नहीं, 1857 की क्रांति के पहले ही लॉर्ड डलहौजी के समय में हो जाता है। तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है, पहला वाला ही कथन आपका सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारत का लगभग 3/4 यात्री परिवहन था, लगभग 60% माल परिवहन रेलों के माध्यम से संपन्न होता है। भारत में वर्ष 1853 में रेल परिवहन की शुरुआत की गई तथा मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चलाई गई। इसके बाद जो दूसरी चलती है वो आपका कलकत्ता से हुगली के बीच में, और फिर तीसरी जो है वो मद्रास को आर्काट से जोड़ करके चलाई गई थी 1856 में। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि गुजरात पहला राज्य है जहाँ पे PPP मतलब ट्रिपल P मॉडल पर रेलवे ट्रैक बनाया गया है। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी नहीं है। तो देखिए, आपकी सोमपेन और जारवा ये अंडमान निकोबार में निवास करती, परंतु मिसमी जनजाति जो है ये आपका यहाँ पर निवास नहीं करती। इस प्रकार से केवल ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो मिसमी जनजाति है ये उत्तर पूर्वी भारत मुख्यतः नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, जबकि अंडमान निकोबार में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ जनजातियां जैसे कि ओंगे है, जारवा है, उत्तरी सेंटिनल है, अंडमानी है, निकोबारी है, सोमपेन ये निवास करती हैं। आगे चलते हैं। भारत के कोयला क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में प्राप्त कुल कोयले का केवल 20% भाग गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये कथन गलत है, क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र से भारत का कुल 98% जो कोयला भारत में उत्पादित होता है वो आपका गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र से लिग्नाइट किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। नहीं, कि इसमें क्या है, इस क्षेत्र से लिग्नाइट किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र से एंथ्रोसाइट और बिटुनस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आपके दोनों ही कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है आपका सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल रबी की नहीं है। तो रबी की फसल में आपका गेहूं है, चना है, मटर है, परंतु सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसल में आती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर तथा स्वेज जल डमरू मध्य एशिया को यूरोप से अलग करती नहीं, यह जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। दूसरा, इसका कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एशिया का कुछ भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। जो इंडोनेशिया वाला हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, मतलब इंडोनेशिया के जो कुछ द्वीप हैं ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला ए ऑप्शन। अगला है, हार्मुज जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बिल्कुल सही है, इसको एक बार आप मैप में भी देखिएगा। दूसरा, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात ओमान को ईरान से अलग करता है। मतलब ये जो हार्मुज जल संधि है यह यूएई ओमान को ईरान से अलग करता है। बिल्कुल करता है, तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। बिल्कुल सही है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से संबोधित करते हैं। नहीं, जो शुक्र ग्रह है उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो पहला आपका दूसरा वाला कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो तत्व की बात कर रहा है, यहाँ पर धातु या अधातु नहीं पूछ रहा है। तो तत्व के रूप में ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जो है इसका जो परसेंटेज है 46.6% है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है 27.7%, फिर तीसरे पे एल्युमिनियम है 8.1% और चौथे पे लोहा है 5.2%। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यदि तत्वों के मामले में देखेंगे तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर तीसरे पे एल्युमिनियम है, चौथे पे लोहा है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील सुपिरियर झील है, सुपिरियर सागर नहीं। यदि ये कहा जाता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुपिरियर सागर होता है, परंतु विश्व की सबसे बड़ी झील या खारे पानी की झील वो कैस्पियन सागर हो जाएगी। तो पहला वाला आपका सही नहीं है। दूसरा, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे लंबी झील वान झील है, सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला वाला सही नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल से संबंधित हैं? देखिए पहला कथन, पुलिस चौकी की स्थापना, बिल्कुल सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसके समय में नहीं होती है। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके समय में होती है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये 1786 से लेकर 93 तक रहता है, तो इसके समय में पुलिस चौकी की स्थापना होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है। ठीक है, और इसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टम की संधि के माध्यम से 1792 में होता है। जबकि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो वारन हेस्टिंग के समय में 1774 में होती है। तो पहला और तीसरा वाला कथन आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 3। दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का स्थान और उसके नेतृत्व करने वाले नेता के नाम को सुमेलित करना है। लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर में नाना साहब ने किया था, कानपुर में नाना साहब में, बरेली में खान बहादुर खान ने और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने। इस प्रकार से आप देखें तो 1, 3, 2, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये आरसी मजूमदार के द्वारा नहीं बल्कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई है। तो पहला वाला आपका सुमेलित, पहला वाला युग्म सही नहीं है। दूसरा, ग्रेट म्यूटिनी क्रिस्टोफर हिवर्ड के द्वारा लिखी गई, सही है। रिवेलियन 1857 अ सिम्पोजियम ये पूरन चंद्र जोशी के द्वारा लिखी गई, सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1884 में बॉम्बे में की गई, नहीं 28 दिसंबर 1885 में, 84 में नहीं 1885 में बॉम्बे में की गई, और इसकी प्रथम सत्र के रजिस्ट्रार WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो पहला वाला कथन गलत है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास था, ये वाला कथन सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला कथन सही नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, बिल्कुल सही है। इस समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था, ये भी आपका सही है। आपका मुगल शासक आलमगीर द्वितीय जो है 1754 से लेकर 1759 तक शासक रहता है, और इस युद्ध में, ये जो प्लासी का युद्ध, इस युद्ध में क्लाइव की जीत होती है और मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बैठाया जाता है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी? तो 1503 में कोच्चिन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके मध्य में होती है? तो यह लड़ाई जो है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में होती है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के मध्य में होती है, और इस युद्ध में भील प्रमुख इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का साथ दिया था, परंतु इसमें मराठों की पराजय होती है। संबंधित राज्यों के साथ संस्थापकों का मिलान करें। केरल की स्थापना अनियम तिरुनाल मार्तंड वर्मा के द्वारा की गई, तो सी से सुमेलित हो जाएगा। हैदराबाद की स्थापना, ध्यान रखिएगा, मार्तंड वर्मा का जो कार्यकाल रहता है 1706 से 1758 रहता है। ये जिसको वर्तमान में केरल कहते हैं, पहले त्रावणकोर राज्य कहा जाता था, इसके महाराजा थे और आधुनिक त्रावणकोर के निर्माता भी कहे जाते हैं मार्तंड वर्मा। हैदराबाद की स्थापना जो है वो निजामुल मुल्क के द्वारा की गई थी। इनको चिनकलिज खां के नाम से भी जाना जाता है, और 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। वहीं अवध की बात करें तो अवध की स्थापना 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा फारस के
शहादत खां बुरहान उल मुल्क अर्थात ए ऑप्शन, बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार बनाया जाता है। इसके बाद ये अवध सूबे को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, मतलब इसके द्वारा घोषित किया जाता है। बंगाल की स्थापना या बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में कौन स्थापित करता है? मुर्शिद कुली खां के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो इसका 18वें नंबर प्रश्न का आपका 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए, 4 का डी अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो जो कैबिनेट मिशन आता है आपका 1946 में, इसमें आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स शामिल नहीं था। तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, मतलब इसमें एक सेकेंड यहाँ पर क्लीमेंट एटली होगा। इसमें आपका क्लीमेंट एटली जो है कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। जो कैबिनेट मिशन आता है इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर शामिल थे। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित शिक्षा आयोगों को व्यवस्थित करें। देखिए रैले कमीशन जो है ये आपका रैले कमीशन आपका 1902 का है। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है। तो यहाँ पर ये 1902 हो जाता है। पैथिक लॉरेंस आपका सैडलर कमीशन जो है, रैले कमीशन 1902 का है। सैडलर कमीशन जो है आपका ये 1917 में आता है, 1917 में आता है। और यह स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव इसके माध्यम से दिया जाता है। हंटर कमीशन जो है आपका 1882 का है। हंटर कमीशन 1882 में आता है। भारत में महिला शिक्षा का विकास इसके द्वारा किया गया। सर्जेंट कमीशन जो है ये 1944 में होता है, 1944 में। इसमें 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। तो यहाँ पे अब आप क्रम लगाइए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका हंटर कमीशन आएगा, फिर इसके बाद रैले कमीशन आएगा, फिर सैडलर कमीशन और फिर सबसे लास्ट में सर्जेंट कमीशन। इस प्रकार से 3, 1, 2, 4 आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कुछ अन्य की बात कर लें तो जो चार्ल्स वुड समिति थी जो 1854 में आती है, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा संबंधित जो सबसे पहली समिति आयोग या शिक्षा की बात की जाती है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद जो कि 1818 में आती है, यहाँ पर सबसे पहले बात होती है। फिर चार्ल्स वुड समिति आती है 1854 में, फिर हंटर शिक्षा आयोग आती है 1882 में, फिर सर थॉमस रैले आयोग आता है 1902 में, सैडलर आयोग आता है 1917 में, हार्टोग समिति आती है 1929 में और सार्जेंट समिति आती है 1944 में। आगे बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम भारतीयों की औसत वार्षिक आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी 1868 में। और इन्होंने निष्कर्ष में बताया था कि देश में एक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय कुल 20 रुपये थी। और इन्हीं सब आंकड़ों के आधार पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सामने उन्होंने वाट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया नामक निबंध 27 जुलाई 1870 को पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। मेहरगढ़ का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो ये गलत है, क्योंकि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कोल्डिहवा से मिलता है, जबकि कृषि का प्रथम उदाहरण जो है वो मेहरगढ़ से मिलता है। तो पहला वाला कथन सही नहीं है। दूसरा, इनाम गांव हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था। नहीं, ये जारबे संस्कृति से संबंधित रहा है। ये ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरबे संस्कृति से है। तीसरा, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी में मिलता नहीं, सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। इस प्रकार से तीनों कथन इसके सही नहीं है। तो डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की देन है दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, बिल्कुल सही है। बहुफसली कृषि व्यवस्था, ये भी सही है। तो लोहे का उपयोग सिंधु सभ्यता की देन नहीं है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है, 23 का ए। देखिए इस यहाँ पे आपको सिंधु सभ्यता से दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली, नगर नियोजन और नालियों की व्यवस्था, बहुफसली कृषि व्यवस्था, मोहरों का प्रयोग, पशुओं का धार्मिक महत्व, आंतरिक और बाह्य व्यापार, बहुदेववाद का प्रचलन या मातृ देवी की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि आपको यहाँ से मिलता है। आगे बात करते हैं। वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध वाक्य अष्टोमा सदगम ऋग्वेद से लिया गया है, ये भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। सूदखोरी और महाजनी का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।
जैन धर्म की विशेषताएं क्या है? आत्मा को मान्यता है इसमें, देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकारोक्ति है, मतलब अस्वीकार करते हैं, ये भी सही है, और मोक्ष की स्वीकृति है। इस प्रकार से देखिए, देवताओं के अस्तित्व को ये स्वीकारते हैं, ठीक है। यहाँ पे देवताओं को माना गया है, परंतु उनको जिन से नीचे रखा गया है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा तो सही है, परंतु दूसरा वाला सही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। महाजनपद और उसकी राजधानी के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म कौन सा है? देखिए, अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कुशीनारा नहीं बल्कि चंपा थी, और कुशीनारा जो है वो मल्ल की राजधानी थी। वहीं सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा थी, जबकि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, और मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवज्र थी। तो केवल तीसरा वाला ही यहाँ पे सुमेलित है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीयों पर यूनानियों के संपर्क का प्रभाव क्या पड़ा? नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला, बिल्कुल सही है। भारतीय गंधार कला का विकास, ये भी सही है। पर्दा प्रथा का आरंभ, ये भी सही है। तो तीनों ही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल चालीसा का गठन बलबन ने किया था, नहीं, ये गलत है। दूसरा, सल्तनत की राजधानी का लाहौर से दिल्ली स्थानांतरण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, सही है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला वाला सही नहीं है, ए ऑप्शन। तो देखिए, यहाँ पर ये जो दल चालीसा का गठन है, ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, जबकि इसका समापन जो है बलबन के द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है 1191 में, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार होती है। दूसरा, चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी तथा कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य में होता है, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है। और दूसरे, ये जो चंदावर का युद्ध होता है, इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। और तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण। मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा का चलन असफल रहा, बिल्कुल सही बात है। कारण, सिक्का ढालने पर राज का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए थे, ये भी सही है। कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण के लिए स्थापित एक विभाग था, बिल्कुल सही है। बरीदे मुवालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, ये भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं, और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात कही गई है, तो दोनों सही हैं, 1 और 2, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पुस्तक और लेखकों को सुमेलित करना है। किताब उर रहला, ये इब्न बतूता की पुस्तक है। तहकीके हिंद अलबरूनी की पुस्तक है। ताजुल मासिर हसन निजामी की है, ताजुल मासिर हसन निजामी की है। तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज की है। इस प्रकार से 3142 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, जौनपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौनपुर की स्थापना जौना खान ने की थी, ये गलत है। जौनपुर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की याद में या स्मृति में की थी। जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। तो दोनों पहला वाला कथन सही नहीं है, तो कौन सही है? दूसरा वाला, केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, गलत है। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, पहला वाला गलत है। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों संगम, सालुब, तुलुब और आरबीडू ने शासन किया, दूसरा वाला सही है। कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के प्रारंभिक सुधार के संबंध में सही नहीं है? देखिए, तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया था, सही था। 1571 में आगरा को अपनी राजधानी बनाता है, तो ये जो है ये वाला सही नहीं है। ये जो है 1571 में आगरा को नहीं बल्कि फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। जबकि एक नया कैलेंडर शैलाही संवत जो है जारी करता है 1583 में, ये सही है। विवाह योग्य आयु का निर्धारण करता है, इसके तहत लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो बी वाला सही नहीं है। तो और कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो देखिए, इसने 1564 में अकबर ने जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिम जनों से लिया जाता था, उसको भी बंद करवा दिया था। और अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित भी किया था। अगला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल सही है।
अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी सही है, तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पे सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इस अधिनियम के तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग को बनाया गया था और उसे सुझाव देने के लिए, परामर्श देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था और मद्रास तथा बंबई के गवर्नर इसके अधीन हो गए थे, अधीन किए गए। तथा इसी अधिनियम के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे तथा अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट थे। आगे बात कर लेते हैं, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था, ये कथन सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, नहीं, ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को, जबकि स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। तो पहला वाला ही कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? तो ये जो आपातकालीन उपबंध है, ये जर्मनी, किससे लिए गए? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। जबकि अन्य की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया से 7वीं अनुसूची की असमौटी सूची, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान, संयुक्त बैठक तथा प्रस्तावना की भाषा ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निषेध तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उच्च सदन में सदस्यों का नामांकन लिया गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरीक्षण, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख और उप प्रधानमंत्री, उच्च सदन का पदेन अधिकारी, ये सब जो चीज़ें हैं वो अमेरिका से ली गई हैं। आगे बात कर लेते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में है? तो ये जो प्रावधान है 7वीं अनुसूची में, जहाँ पे आपका केंद्रीय सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में चर्चा की गई है। अगला है भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो अनुच्छेद 12 के भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो शामिल हैं, केंद्र सरकार और भारत की संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या इसके अतिरिक्त वैधानिक या गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC है, ONGC है, सेल इत्यादि भी जो है ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 मूल अधिकार थे, ये सही है आपका। बाद में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक मूल अधिकार को हटाया गया, संपत्ति वाला, और 6 मूल अधिकार शेष रह जाते हैं। दूसरा कथन, संपत्ति के क्रय, अधिग्रहण और विक्रय के अधिकार को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। तो 42वें से नहीं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया जाता है। तो पहला वाला कथन केवल सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 26 में है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 में दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। अब तक भारत में 2 बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया, ये गलत है, अब तक 1 बार भी नहीं लगाया गया है। तो आपका केवल पहला वाला कथन सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 में किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया? तो ये जो परिवर्तन है ये आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया। आगे बात कर लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा किया था, तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। तीसरा, 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279(11) में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया। तो पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का उद्देश्य क्या नहीं है? राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना सही है। केंद्रीकरण को बढ़ावा देना यह इसका उद्देश्य नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अन्य को देखें यदि, तो केंद्र व राज्यों को विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करने तथा सहयोग करने के लिए सक्षम बनाना सही है। विकास परियोजनाओं को के सफल एवं तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोग के वातावरण की स्थापना करना, ये भी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समितियां या आयोग कौन सी हैं? तो शीतलवाड़ समिति, राज्य मन्नार समिति, सरकारिया समिति या आयोग, ये सभी जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा पुंछी आयोग भी इसी से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायाधीश पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस एक का वीटो प्रयोग नहीं करता है? तो ये विशेषित वीटो अर्थात क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग नहीं करता है।
इस प्रकार के वीटो को विधानमंडल बहुमत द्वारा रद्द कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वार्षिक वित्तीय वितरण का, न्यायिक महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट का, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में फॉर बी आर यंग एंड फ्री, हम युवा एवं स्वतंत्र हैं, को बदलकर फॉर बी आर वन एंड फ्री, हम एक एवं स्वतंत्र हैं करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। एक सेकेंड, बी ऑप्शन। अगला है कोपली जल विद्युत परियोजना भारत एशियाई विकास बैंक के सहयोग से किस राज्य में विकसित करेगा? तो असम में विकसित करेगा, कोपली नदी पर। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा लाइनेक्स U2 GFCS क्या है? तो ये फायर कंट्रोल सिस्टम है। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में मेरा गांव मेरा गौरव नामक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया है। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पौंग बांध अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि रहस्यमय परिस्थितियों में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षियों की यहाँ पर मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी। बिल्कुल सही है। इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध में किया जाएगा। दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। यह परियोजना 2022 से 2023 तक अपनी बिजली उत्पादन को प्रारंभ कर देगी और इस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। आगे चल लेते हैं, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है, जिसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में 6% तक संकुचित होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 5.4% की रिकवरी करेगी। अगला है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया। बिल्कुल सही है। यह 16 अंक की संख्या नहीं, यह 20 अंक की संख्या, तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT के जरिए संस्थाओं द्वारा या गैर व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI की शुरुआत की है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा और लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है एक 20 अंकीय संख्या है, जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले फायर पार्क का लोकार्पण किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2022 के ट्रांस फैटी एसिड TFA के इस्तेमाल की छूट की मात्रा को कितने % करने का निर्णय लिया है? तो 2% करने का निर्णय लिया है। जनवरी 2021 तक इसको 3% और 2022 तक 2% करने का निर्णय लिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो यह है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। बिल्कुल सही है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये भी सही है। दोनों ही कथन आपके सही है, सी ऑप्शन। यह हार्मोन गर्भाशय की अरेखित पेशियों में सिकुड़न पैदा करता है तथा यह स्तन से दुग्ध स्त्राव में भी सहायक होता है। उपरोक्त कथन किस हार्मोन के विषय में है? तो ये ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कही गई है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन या पाइटोसिन भी कहते हैं इसे। अगला है, धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, हीमोफीलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं। बिल्कुल सही है। इस रोग में रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं बनता। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, 2 कथन दिए गए हैं, इस पर हमें विचार करना है। पहला है, मनुष्य में 10 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। नहीं, 10 जोड़ी नहीं, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। तो पहला कथन गलत हो गया। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्नम कहलाती है। ये सही है। ये आपका वक्ष के बीचों बीच स्थित होती है। तो आपका कौन सा सही है? तो दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में गठित प्रीति पंत पैनल किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से संबंधित है। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है प्रीति पंत के नेतृत्व में। अगला है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अंतर्गत गोवा 100% पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य। बिल्कुल सही है। यह मिशन 15 अगस्त 2016 को शुरू किया गया, नहीं 2019 को, 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। तो पहला वाला ही कथन इसमें सही है, दूसरा सही नहीं है।
हाल ही में भारतीय सेना के साथ सेना कर्मियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सौर सैलरी अकाउंट किसने प्रारंभ किया है? तो बंधन बैंक ने प्रारंभ किया है। ये विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था, ये भी सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही। जापान इस सूचकांक पहले स्थान पर है, ये भी सही है। और सिंगापुर दूसरे स्थान पर है, और इस इंडेक्स में भारत 50वें स्थान पर रहा है। तो तीनों ही कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मकड़ियों में संबंधित जीवों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे जो है अर्केनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्केनोलॉजी कहते हैं। जबकि जो पॉलिंटियोलॉजी है ये जीवाश्मों का अध्ययन होता है। फाइलोजेनी जो होता है ये वंशों के उद्विकास का इतिहास होता है। और ट्रोफोलॉजी जो है ये पोषण विज्ञान होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र का अध्ययन होता है, सही है। दूसरा, पैरासिटोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन है, नहीं। पैरासिटोलॉजी जो है ये परजीवी जीवों का अध्ययन होता है, जबकि पैथोलॉजी जो होता है रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। रोग और बैक्टीरिया को सुमेलित करना है। प्लेग जो है ये पॉस्चरेला पेस्टिस की वजह से होता है, तो 3 से सुमेलित करिए। सिफिलिस ट्रेपोनोमा पेलिडियम की वजह से 1 से सुमेलित करिए। खाद्य विषाक्तता ये जो है आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम अर्थात 4 से सुमेलित करिए। टाइफाइड जो है सैलेमोनेला टाइफी अर्थात 2 से सुमेलित करिए। इस प्रकार से आपका 3142 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पायरिया नामक रोग का कारक प्रोटो, कौन सा प्रोटोजोआ है? तो इसका जो कारक है वो एंट अमीबा जिंजीवेलिस है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जबकि आइसोपोरा हेमिनिस जो है ये दस्त का कारक है, और जियार्डिया लैम्बिलिया जो है ये पेचिस का कारक है। जबकि आपका ट्रिपेनोसोमा ये जो है आपका स्लीपिंग सिकनेस का कारण है। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं कथन कारण, इसको आपको बताना है कौन सही है। कथन है कुछ कवक हार्मोन का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है। कारण जिब्रेला फ्यूजिकोराई से जिब्रेलिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है, कारण भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।